हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे क्लास 11, 12, IIT-JEE और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 से बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, गौर कीजिएगा, मैंने कहा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कहा। अक्सर बच्चों को किताब में ये टॉपिक रहता है रिलेटिव वेलोसिटी बोलकर, ठीक है, लेकिन यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है। बच्चे सिर्फ समझते हैं कि वेलोसिटी रिलेटिव होता है। नहीं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव होता है, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होता है। इसलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। चलिए हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं रिलेटिव मोशन। आप लोग नोट करते जाइए साथ ही साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों, रिलेटिव मोशन, अब आप लोगों को यह जानने की जरूरत है आखिर रिलेटिव मोशन है क्या। चलिए, तो सबसे पहले मैं यह बताऊं रिलेटिव मोशन है क्या, तो इसको डिफाइन करता हूं। बच्चों, अक्सर आप लोग एक घटना से रूबरू हुए होंगे या आपके आसपास में एक घटना बहुत हुआ होगा और बोलते होंगे तुम उससे तुलना मत करो। तो अक्सर हम लोग जिंदगी में ना चीज़ों को तुलना करते हैं, चाहे किसी के पैसों को, चाहे किसी के सम्मान को, चाहे किसी के लंबाई को, या किसी भी चीज़ को हम लोग तुलना करते हैं। और जब भी तुलना वाली बात शुरू हो जाती है, आप रिलेटिव वाली बात शुरू कर दिए। यानी ये रिलेटिव मोशन एक मोशन है, तुलना करने की मोशन है। आप तुलना कर रहे हैं किसी की मोशन से दूसरे मोशन को। तो मोशन में जितने पैरामीटर होंगे, सारे पैरामीटर की तुलना हो सकती है। तो चलिए हम लोग लिख रहे हैं रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन। मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object motion of one object with respect to another object is known as रिलेटिव मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन से तुलना करेंगे तो इसी मोशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। जब हम एक चीज के मोशन को दूसरे चीज के मोशन से तुलना करेंगे, इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। बच्चों, मैं बहुत चिल्ला कर आज नहीं बोल पाऊंगा, मेरे गले में स्ट्रेस है, थोड़ा स्ट्रेन है। चलिए, यानी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन से जब भी हम तुलना करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन। तो जब मोशन रिलेटिव हुआ तो मोशन में बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other is known as relative displacement। यानी एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलना में,
एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं कहता हूं एक का हाइट दूसरे के तुलना में, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट है 6 फीट 2 इंच और एक आदमी है जिसका हाइट है 6 फीट, ठीक है, ये भी फीट, 6 फीट 2 इंच, ये 6 फीट। तो अगर मैं कहना चाहूं ये ए है, ये बी है, ए का हाइट बी की तुलना में कितना है, तो ध्यान दीजिए बी तो 6 फीट है ही, तो इसके हाइट से 6 फीट हटा देंगे तो मात्र 0.2 फीट हो जा रहा है, यानी 2 इंच ये इससे लंबा है। ए जो है बी से, ए का हाइट बी की तुलना में मात्र 2 इंच है। क्यों? यहां तक तो ये बराबर हो गया। उसी आधार पर जब हम एक का हाइट दूसरे की तुलना में निकाले तो हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ, हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी। यानी आप जब रिलेटिव निकालते हैं तो आप घटाव कर रहे हैं, यानी ए का हाइट बी की तुलना में कितना हुआ, हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी। उसी तरह से अगर मैं निकालता हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो होता हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए। यानी बी का हाइट अगर ए की तुलना में निकालना है तो मैं लिखता हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए, यानी जिसका कोई भी क्वांटिटी दूसरे की तुलना में निकाल रहे हैं उससे दूसरे को घटाना है। क्लियर? इसी कंसेप्ट को हम लोग यहां भी यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा। चलिए, तो यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलना में। तो अब ध्यान दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय एस ए बी, वेक्टर साइन में लिख दे रहा हूं, ठीक है, एस ए बी। एस ए बी का मतलब क्या हुआ, यहां ध्यान दीजिएगा, एस ए बी इक्वल टू हुआ एस ए माइनस एस बी, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यानी ए का डिस्प्लेसमेंट बी के तुलना में तो होगा ए का डिस्प्लेसमेंट माइनस बी का डिस्प्लेसमेंट, यानी ए का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू बी का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यानी ए का निकाल रहे बी की तुलना में, तो ए का डिस्प्लेसमेंट से बी के डिस्प्लेसमेंट को घटाएं। इसी को बोलेंगे हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या इसी को मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या इसी को कह सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट गैप बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट गैप कितना है। बच्चों इसको नोट कीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैं बताऊंगा इस टॉपिक को पूरा पढ़ाने के बाद इस पे क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है। बच्चों इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको। हाँ, चलिए, मैं देख लेता हूं आपको व्यू पूरी तरह से आ रही है कि नहीं।
आ रही है पूरी व्यू। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बात करना है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी अब हमने बात कर लिया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सॉरी, हम लोग अब इसके ग्राफ को भी बात कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से भी बहुत समय क्वेश्चन बनेगा। ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं मान लेता हूं एस ए इस तरफ है, एस बी इस तरफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी। तो वो क्या होगा, एस ए बी होगा। एस ए बी का मतलब हुआ एस ए माइनस एस बी, यानी मुझे चाहिए एस ए माइनस एस बी। तो आप जाइए स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे वेक्टर के लेक्चर वीडियो को देखिए कि मैंने वेक्टर सबट्रैक्शन को पढ़ाया है। यानी मुझे चाहिए एस ए और माइनस एस बी का सम। तो एस बी अगर इधर है तो माइनस एस बी किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। क्यों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इन दोनों का जो सम होगा वही होगा एस ए बी का डायरेक्शन। क्लियर, बात समझ में आया। और एस बी और माइनस एस बी का डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन इधर आया। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए मैं इसको अब मिटाता हूं। अब मैं बात करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी। सेम कंसेप्ट है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की जैसा ही। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, लिखते जाइए आप लोग नोट्स को। वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect, velocity of one object with respect to other object. Velocity of one object with respect to other object is known as relative यानी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के तुलना में कितना है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय भी ए बी। ठीक है, भी ए बी से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, भी ए बी का मतलब क्या हुआ, भी ए बी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो भी ए बी है क्या, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसी को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी।
या इसी को मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। या इसी को मैं कह सकता हूं वेलोसिटी गैप बिटवीन ए एंड बी, वेलोसिटी गैप बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? यानी वी ए बी को मैं कहूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी गैप बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, यानी ए का वेलोसिटी बी के रिलेटिव निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर बी का वेलोसिटी ए के रिलेटिव निकालना होता तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस बात को याद रखेंगे। अब मैं लिख रहा हूं ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ है और वेलोसिटी ऑफ बी इस तरफ है, तो मुझे चाहिए क्या? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो माइनस वी बी क्या होगा? वी बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी बी। क्लियर? तो अब वी ए और माइनस वी बी का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा वी ए बी। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जाइए हमारे कोचिंग के यूट्यूब के वीडियो का वेक्टर का लेक्चर वीडियो देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा वी ए बी का रिजल्टेंट इस तरफ क्यों हुआ, वी ए एंड माइनस वी बी का रिजल्टेंट। बच्चों इसको नोट कीजिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब बात करूंगा मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की। अब मैं बात करूंगा रिलेटिव एक्सेलरेशन की। ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये भी उसी तरह से मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ एक ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू other object is known as relative acceleration, is known as relative acceleration। इसको डिनोट कैसे किया जा सकता है? ये भी उसी तरह से। इट इज डिनोटेड बाय ध्यान दीजिए ए बी। स्मॉल ए एक्सेलरेशन के लिए लिखा हमने और कैपिटल ए
एंड कैपिटल बी ऑब्जेक्ट का नेमिंग किया। अब ध्यान दीजिए, ए बी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान दीजिएगा, जो पहले मैं लिख रहा हूं उसका रिलेटिव निकाल रहे हैं दूसरे की तुलना में, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसलिए ए माइनस ए बी हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ठीक है। चलिए, और मैं क्या लिख सकता हूं इसे? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और क्या मैं लिख सकता हूं इसको? एक्सेलरेशन गैप। इसको मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन गैप बिटवीन ए एंड बी। बच्चों जल्दी नोट करें ताकि मैं आगे कुछ न्यूमेरिकल भी कराने हैं इस टॉपिक पर। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी और नीट दोनों के लिए। नीट ने भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से और आईआईटी ने तो पूछा ही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने भी पूछा है और बाकी भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने स्टेट लेवल के होते हैं उन लोगों ने भी पूछा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ही नहीं, जो बच्चे आगे बीटेक बीएससी करेंगे उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस ये टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जानेंगे तभी आगे जाकर रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रिलेटिवनेस, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे की तुलना में जानना बेहद जरूरी है और पूरा फिजिक्स रिलेटिवनेस पर ही है, ठीक है। बच्चों लिखिए, यानी ए बी का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या एक्सेलरेशन गैप बिटवीन ए एंड बी। बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों अगर बोर्ड में मैं जो लिख रहा हूं वो तरीके से विजिबल नहीं है, आप मुझे कृपया कर बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई देने की, आपको दिखने में भी असुविधा ना हो। अगर आपको कहीं असुविधा हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। देखिए, ग्राफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन, इसके लिए मैं एक एक्सेलरेशन इधर मानता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक एक्सेलरेशन इधर मानता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। तो मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो मान लीजिए क्या, एक्सेलरेशन ऑफ बी इधर है तो जरूर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इस तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर के उल्टे दिशा में होता है, लेकिन वैल्यू उतना ही होता है जितना पॉजिटिव वेक्टर का होता है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर बच्चों? एकदम लगभग सेम था जैसा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में निकाला हमने, रिलेटिव वेलोसिटी में निकाला और रिलेटिव एक्सेलरेशन में, ठीक है। बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अब मैं इसको मिटाता हूं, आप बताएंगे। और आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। वो तो बोलो ना।
चलिए बच्चों, आपने तो पढ़ा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में पढ़ा आपने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा, सर ये तो आपने बताया, लेकिन मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था बहुत, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को इजीली छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भारी होता है तो उतने ही बेसिक थ्योरी से ही क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए, अब मैं ये देखना चाहता हूँ प्रॉब्लम इन रिलेटिव मोशन। आखिर रिलेटिव मोशन में प्रॉब्लम या क्वेश्चन कितने प्रकार से हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स इन रिलेटिव मोशन, यानी रिलेटिव मोशन में कितने प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम हो सकता है ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। एक बच्ची है जिन्होंने, वो कोटा में पढ़ रही है कहीं पर, तो बच्ची ने फ़ोन करके बताया कि सर मुझे इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है। तो मैं बोला चिंता नहीं करो, मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो बना दे रहा हूँ और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा आग्रह है सब बच्चों से, आप टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखें, फिर क्वेश्चन को मैं जो बताऊँगा उसको मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा पकड़ में आएगा। तो इस रिलेटिव मोशन जो आपने पढ़ा, इसमें प्रॉब्लम या क्वेश्चन कितने तरह से आ सकते हैं। तो पहला हो सकता है ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है? एक गाड़ी पीछे चल रही है, एक गाड़ी आगे चल रहा है, पीछे वाला गाड़ी आगे को पकड़ना चाहता है, यानी ओवरटेक करना चाहता है। जनरल रोज़मर्रा की भाषा में भी हम लोग बोलते हैं ओवरटेक मत करो, यानी पकड़ो मत, आगे मत बढ़ो। पकड़ना ही ओवरटेक कहलाता है। और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं आप ओवरटेक करके। ओवरटेकिंग प्रॉब्लम सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल भी हो सकता है। कोई चीज़ ऊपर से आ रहा है, कोई पहले गिरा, कोई बाद में गिरा, एक दूसरे को ओवरटेक करना, ये भी ओवरटेकिंग प्रॉब्लम है। यानी ओवरटेकिंग प्रॉब्लम ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल में भी आपको मिल सकता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, रिवर बोट प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसा मैं थ्योरी बता दूंगा बस उसको ध्यान में लगा देंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। रिवर बोट प्रॉब्लम। तीसरा, रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम। और चौथा यानी फोर्थ वन, रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। ये आईआईटी जी के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। ये फोर्थ जो टाइप है, इन नीट में नहीं पूछा गया है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आप स्ट्रेस दें। लेकिन जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, मैथमेटिक्स सेगमेंट वाले बच्चे, वो फोर्थ टॉपिक को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उस पर क्वेश्चन आया हुआ है उनको कई बार और आएगा भी। तो फर्स्ट ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, सेकंड रिवर बोट प्रॉब्लम, थर्ड रेनमैन प्रॉब्लम एंड फोर्थ वन इज रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स। हम लोग रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन को इस 4 केस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हर केस में क्वेश्चन सब बनाते जाएंगे। तो ये फर्स्ट जो केस है ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ब्रॉडली।
ठीक है। हो सकता है इस वीडियो में सारे केस डिस्कस ना हो पाए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम, फिर एक वीडियो में बात करेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन प्रोजेक्टाइल्स, क्योंकि सारा सेगमेंट बड़ा है अपने आप में, और सब पे जब तक प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे थ्योरी को। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर ले। चलिए बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट केस को बात करेंगे। मैं इसको मिटाता हूं। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन में ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन में हर समय यह आपको क्वेश्चन में ही लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट पीछे है, एक ऑब्जेक्ट आगे है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले को पकड़ना चाहता है। तो एक ऑब्जेक्ट पीछे है, एक ऑब्जेक्ट आगे है, और पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले को पकड़ना चाहता है। हमेशा पीछे वाला ही आगे वाले को पकड़ता है, आगे वाला पीछे वाले को नहीं पकड़ता है। बस आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कौन किसको पकड़ना चाहता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसके रिलेटिव किसको निकाले। एक ही मात्र सॉल्यूशन है, आप कौन किसको पकड़ना चाहता है। अगर मैं आगे वाले को पकड़ना चाहता हूं तो मेरा वेलोसिटी उसके तुलना में निकालना है, मेरा एक्सेलरेशन उसके तुलना में निकालना है, मेरा डिस्प्लेसमेंट उसके तुलना में निकालना है। यहां सवाल पैदा होता है कौन किसको पकड़ना चाहता है। मैं मान लेता हूं दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी, और इनिशियली दोनों के बीच कुछ गैप है। इस गैप को एल डिस्टेंस में मान लिया। अब आप में से कुछ बच्चे समझेंगे कि सर आपने एग्जाम्पल में एल दिया दोनों के बीच का गैप, और अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया रहे तो आप इस एल को 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम इसी थ्योरी से चलेंगे, ठीक है। गलती आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों के बीच कुछ गैप है एल डिस्टेंस। अगर गैप नहीं होगा तो उसको 0 ले लेंगे, एल 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए आगे चल रहा है, बी आगे चल रहा है, ए बी को पकड़ना चाह रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ए इधर चल रहा है, बी ए को पकड़ना चाह रहा है। यानी पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कि कौन किसको पकड़ना चाह रहा है। जब तक आप इस बात को नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन किसको पकड़ना चाह रहा है, तब तक आप ओवरटेकिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जनरली ऐसे होता है कि जो पीछे वाला होता है वो आगे वाले को पकड़ता है, ठीक है। तो अगर मोशन इधर दिया हुआ है तो ये आगे वाला, ये पीछे वाला, मोशन इधर दिया हुआ है तो ये आगे वाला, ये पीछे वाला। क्लियर? तो मैं यह मान लेता हूं ए बी को पकड़ना चाहता है। क्वेश्चन में क्लियर होगा कौन किसको पकड़ना चाहता है। तो मान लीजिए ए बी को पकड़ना चाहता है, तो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, और बी मान लेते हैं टी समय में यहां पहुंचा। बी जो है टी समय में यहां पर पहुंच गया बी, ठीक है। तो यहां जो पहुंचा बी ने कितना दूरी चला, एस बी, कितने समय में, टी समय में। तो ध्यान दीजिए, ए बी को तभी पकड़ पाएगा जब सेम टी समय में ये ए एस बी भी चल जाए और ये एल भी चल जाए। यानी जितना बी ने चला उतना भी ए को चलना पड़ेगा, साथ ही साथ जो गैप है उसको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मेथड 1 है जिससे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। इसको 2 मेथड से सॉल्व करूंगा मैं। मेथड 1,
यानी ए अगर बी को पकड़ना चाहता है तो सेम टाइम में यहां पहुंचना पड़ेगा ए को। तो ए कितना चला, ध्यान दीजिएगा, ए चला एस बी प्लस गैप, यानी ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस एल। एल ना लिख के मैं गैप लिख देता हूं, गैप। ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन झट से बन जाएगा। ये सिंपल मेथड है, इसमें कोई रिलेटिव मैंने यूज नहीं किया, ये सिंपल तरीका है। यानी ए अगर बी को पकड़ना चाहता है, चूंकि बी टी समय में उतना दूर पहुंचा, तो ए को सेम टी समय में उतना दूर पहुंचना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जितना एस बी ने चला उतना भी चलना पड़ेगा, और जितना गैप है। तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस गैप इन सेम टाइम टी, लिख देता हूं, इन सेम टाइम टी। बच्चों इसको नोट करें, यह बहुत ही सिंपल मेथड है, मेथड 1। इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, पहले इसको नोट करें। ठीक है। और सेकंड मेथड जो है, मेथड 2, वो तो रिलेटिव मोशन का मेथड होगा। तो मैं क्या करूंगा, ए बी को पकड़ना चाहता है, ए बी को पकड़ना चाहता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा, जो क्या होगा, दोनों के बीच का गैप, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना पड़ेगा। और मैं यूज कर दूंगा फॉर्मूला एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बी टी स्क्वायर। ठीक है। इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए आपको, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी चाहिए। ये तरीका देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन के लिए आसान होगा, और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन के लिए ये आसान होगा। ये ऐसे बच्चों का चॉइस कि आप किस तरीके से अडॉप्ट करके बनाएं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है। अगर बी टी समय में वहां पहुंचा, तो ए को बी को पकड़ने के लिए सेम टी समय में एस बी जितना चला वो भी चलना पड़ेगा, और गैप जितना है वो भी चलना पड़ेगा। ठीक है। और ये मेथड 2 क्या है, अगर ए बी को पकड़ना चाहता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, ए बी को पकड़ना चाहता है तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, ए बी को पकड़ना चाहता है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी चाहिए। इसी जगह पर अगर बी ए को पकड़ता तो मैं कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी कौन किसको पकड़ना चाहता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आप इसको नोट करें बच्चों। चलिए बच्चों, मैं अब इसको मिटाता हूं और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा इस पर। चलिए बच्चों, अब हम लोग रिलेटिव मोशन के ओवरटेकिंग प्रॉब्लम वाले टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए पुलिस जीप इज चेसिंग ए कल्परेट। कल्परेट किसको कहते हैं, जो संदिग्ध होता है, जिस पर पुलिस को संदेह होता है उसका पीछा करती है पुलिस। तो एक कल्परेट है जिस पर संदेह है पुलिस को,
तो पुलिस जीप इज चेसिंग, चेसिंग मतलब पकड़ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का जो जीप है वो चेस कर रहा है कल्प्रिट को चेस करने की कोशिश कर रहा है। गोइंग ऑन ए मोटर बाइक, जो कल्प्रिट है वो मोटर बाइक पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? मोटर बाइक पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। द मोटर बाइक क्रॉसेज ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले यहां लिख लीजिए स्पीड ऑफ बाइक क्या है? 72, यू न लिख के भी लिख देता हूं, चलेगा भी। अब बाइक 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बाइक मुझे मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। तो लिखा हुआ है द मोटर बाइक क्रॉसेज ए टर्निंग, मोटर बाइक एक टर्निंग को क्रॉस कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द जीप फॉलोज इट, जीप इसको पीछा कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ जीप कितना होगा? 90 किलोमीटर पर आवर में है। तो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी बाइक का स्पीड जो है जिसको पीछा करना है उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो जीप जो पीछा कर रहा है उसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, द जीप फॉलोज इट, जीप उस कल्प्रिट को फॉलो कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग। माने बाइक जिस टर्निंग को क्रॉस कर रहा है, मान लीजिए ये एक टर्निंग है, इसको बाइक क्रॉस कर गया, ठीक है। तो जीप फॉलोज इट एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर, यानी 10 सेकेंड बाद में, यानी जीप उस टर्निंग को 10 सेकेंड बाद में तय कर रहा है। लेटर देन द बाइक, यानी बाइक क्रॉस करने के जाने के 10 सेकेंड बाद, यानी इन दोनों के मोशन में 10 सेकेंड का गैप है, यानी जीप इस टर्निंग को 10 सेकेंड बाद, यानी ये 10 सेकेंड लेगा यहां आने में। तो बाइक 10 सेकेंड में कुछ आगे बढ़ चुका होगा। क्लियर? बाइक 10 सेकेंड में कुछ आगे बढ़ चुका होगा, यानी इन दोनों के बीच जो गैप है 10 सेकेंड का है, यानी दोनों का इनिशियल गैप कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक टर्निंग से रेफरेंस दिया हुआ है कि टर्निंग को बाइक जब क्रॉस किया उसके 10 सेकेंड बाद जीप क्रॉस कर रहा है। तो बाइक 10 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया होगा? अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है एज्यूमिंग दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, ये मान लीजिए। हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक, जीप कितने समय बाद, इस टर्निंग से कितने समय बाद जीप बाइक को पकड़ लेगा। तो मान लीजिए बाइक यहां से क्रॉस कर गया और जीप इसके 10 सेकंड बाद कर रहा है, ठीक है। इस टर्निंग को बाइक क्रॉस कर चुका है, जीप इसके 10 सेकंड बाद क्रॉस करेगा। तो बाइक तो 10 सेकंड चल चुका होगा, बाइक का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, तो बाइक SB इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बाइक कितना चला? तो ये आ जाएगा 20 × 10, यानी 200 मीटर। इसका मतलब ये हुआ बाइक और जीप के बीच 200 मीटर का गैप बन गया। क्या बन गया? गैप। इस बात को मैंने पकड़ा, इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा। यानी बाइक और जीप के बीच 200 मीटर का गैप हो गया।
तो मैं लिख रहा हूँ बाइक, यहाँ लिख रहा हूँ जीप, और इन दोनों के बीच गैप है 200 मीटर का। तो गैप को मैंने एल से लिखा था। अगर जीप बाइक को पकड़ना चाहता है, क्या होगा? फर्स्ट थ्योरी से डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक प्लस 200। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं जीप बाइक को t समय में पकड़ा, तो बाइक भी उस समय में कुछ चल चुका होगा। तो क्या होगा? एस जे क्या होगा? यू टी। तो वेलोसिटी ऑफ जे कितना है? 25। तो ये होगा 25 इंटू टी इसकल टू 20 इंटू टी प्लस 200। अब 20t को इधर लाऊंगा मैं, तो मुझे मिलेगा 25t माइनस 20t इसकल टू 200, 5t इसकल टू 200, 40 सेकेंड। यानी जीप जो है बाइक को 40 सेकेंड में पकड़ लेगा। ठीक है। अब बोला जा रहा है ये 40 सेकेंड में तो पकड़ लिया, लेकिन जीप बाइक को कितनी दूरी पे पकड़ा? तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप निकाल दीजिए या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक प्लस 200 कर दीजिए, दोनों एक ही बात होगा। तो कितनी दूरी पे पकड़ा, इसको निकालने के लिए मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ जीप इंटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ जीप इंटू टाइम, यानी 25 इंटू 40 यानी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर टर्निंग से 1 किलोमीटर पे जीप ने बाइक को पकड़ लिया। और कितने समय पकड़ा? 40 सेकंड में। ये फर्स्ट मेथड से मैंने बनाया, इसको आप नोट डाउन करें। एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम था, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। अब इसको मैं मेथड 2 से बनाऊंगा। ठीक है। जो डेटा मैं लिख चुका था उसी डेटा का फिर से प्रयोग करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जीप और बाइक के बीच 200 मीटर का डिस्टेंस तो बना हुआ था। ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट गैप होता है यही होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे एस जे बी मिल गया, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, क्योंकि जीप बाइक को पकड़ेगा, इसलिए एस जे बी इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट गैप जो 200 मीटर है, मिल गया। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। तो वेलोसिटी ऑफ जीप कितना हो जाएगा? 25 और वेलोसिटी ऑफ बाइक 20, यानी कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब एक्सेलरेशन दोनों का नहीं है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू बाइक। क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ जीप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। तो एक्सेलरेशन ऑफ जीप क्या है? 0, बाइक भी 0, यानी 0। अब मैं यूज करूंगा एस जे बी इक्वल टू यू जे बी टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ जे बी टी स्क्वायर। अब एस जे बी यानी डिस्प्लेसमेंट गैप, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्प्लेसमेंट गैप भी बोलते हैं। 200 इक्वल टू यू जे बी 5 मीटर पर सेकेंड 5t, और ये ए जे बी 0 है तो टर्म नहीं बचा। तो देखिए फिर वही आंसर आया मुझे, t इक्वल टू 40 सेकेंड
t इजकल टू 40 सेकेंड। ठीक है, फिर वंस अगेन जीप ने कितना चला बाइक को पकड़ने के लिए, तो वही निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीप कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ जीप इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ जीप कितना है 25 इंटू 40 यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। देखिए दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को आसानी से बना गए। आपको जो भी सुविधा लगे आप उससे ही बनाएं। ठीक है, चलिए बच्चों इसको भी नोट करें आप। चलिए वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब मैं मिटाता हूं उसको। चलिए बच्चों, अब इस टॉपिक पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ओवरटेक्स अनदर कार, जो दूसरे कार को ओवरटेक करता है एट 42 किलोमीटर पर आवर। तो मैं मान लेता हूं एक कार है, वो दूसरे कार को ओवरटेक करता है और ये कार मान लेते हैं कार ए है और दूसरा कार बी है, और वो कार पहला कार चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा कार चल रहा है मान लेते हैं 42 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं बी मानता हूं पहले, बी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इसका इक्वल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ बी इसका इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिएगा, एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, दोनों कार 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन during the overtake and the total road distance used for it for the overtake। मतलब पूरा ओवरटेक करने में ए ने कितना दूरी चला। तो पहले मैं समझूं, इन ए और ए की लंबाई 5 है, बी की लंबाई 5 है, तो अगर बी रेस्ट में अगर रहेगा तो ए को कितना चलना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, ये 5 + 5 यानी 10 मीटर। यानी इस हिसाब से दोनों के बीच की गैप कितना हो गया 10 मीटर। क्लियर। आप चूंकि जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी प्लस गैप। अब ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए यानी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को मैं किलोमीटर पर आवर में रहने देता हूं, तो 60t इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया 42t। ठीक है, दोनों स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ut हो गया प्लस गैप कितना है 10 मीटर का है, तो इसको किलोमीटर में लेना पड़ेगा, तो 1000 से मैं डिवाइड दे देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 60t - 42t कितना आ जाएगा 18t इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 1/100। अब ध्यान दीजिए t इज इक्वल टू 1/1800, तो t इज इक्वल टू 1/1800 आवर। अब मैं इसको सेकंड में लेना चाहूंगा, तो एक आवर में 3600 सेकंड होता है, तो 36 से मैं डिवाइड करूंगा 2 सेकेंड्स आ गया, यानी
2 सेकेंड लगेगा ए बी को ओवरटेक करने में। इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा। 2 सेकेंड लगेगा ए बी को ओवरटेक करने में, ठीक है। चलिए, अब ए कितना ट्रेवल किया बी को ओवरटेक करने के दौरान, ध्यान दीजिएगा। तो ए ने ट्रेवल किया, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है, ध्यान दीजिएगा, एस ए जो था क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए, यानी 60 किलोमीटर पर आवर है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, इंटू 2 यानी यूटी, ठीक है। तो हो गया 100/3, यानी ए ने तो 100/3 चला ओवरटेक करने में, लेकिन उसको अपना भी लेंथ चलना पड़ रहा है ए को, जो 5 मीटर है। तो ओवरटेक करने में वो तो चला जितना ओवरटेक करने में चाहिए, साथ साथ वो अपना भी डिस्टेंस चला, यानी 5 मीटर। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड the overtake, travel for overtake, टेक इसकल टू हो जाएगा 100/3 प्लस 5। तो 100/3 क्या होगा, 33.33 प्लस 5 यानी 38.33, यानी मैं मान सकता हूं 38 मीटर अप्रॉक्सीमेटली चलना पड़ा ए को बी को ओवरटेक करने के लिए, टोटल रोड डिस्टेंस, क्योंकि इसमें इसका भी लेंथ ऐड हो गया। क्लियर, इसको नोट कीजिए बच्चों, इसको नोट कीजिए। इसके बावजूद अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पर। यह नीट 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन। प्रीति नाम की एक लड़की है जो मेट्रो स्टेशन में पहुंचती है, एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। जो मूविंग सीढ़ी जो होता है, देखते हैं हम लोग, एस्केलेटर आता है जो सीढ़ी मूव करते रहता है, वो देखी कि वह नहीं चल रहा है, नॉट वर्किंग। सी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, और वो एस्केलेटर रुका हुआ है, उस पर वो चढ़ के गई इन T1 समय में, यानी वो सर्टेन x दूरी, कोई भी दूरी हो सकती है, उसको x दूरी में मान लेता हूं, कवर की T1 समय में। ऑन द अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, दूसरे दिन वह एस्केलेटर चल रही है लेकिन वह रुकी हुई है, ठीक है। तो वह रुकी हुई है यानी उसके साथ चल रही है, मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम T2। तो एस्केलेटर उतना ही दूरी इसको T2 समय पहुंचा देता है। उसके बाद बोल रहा है द टाइम टेकन बाई हर, वह समय निकालिए कि अगर वह बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, यानी पहले बोला कि एस्केलेटर रुका हुआ था, वो चढ़ के गई, T1 समय लगा। अब बोला कि वह रुकी हुई थी, एस्केलेटर चल रहा था, तो T2 समय लगा। अब बोला कि वो भी चल रही है, एस्केलेटर भी चल रहा है, तो कितना समय लगेगा सेम दूरी तय करने में। ये भी रिलेटिव मोशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यानी कहीं ना कहीं वो पार कर रही है, ओवरटेक हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हो जो ओवरटेकिंग डिस्टेंस है वो x से मान लेते हैं। तो मान लेते हैं
तो वो x डिस्टेंस, तो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति, ठीक है, और दूसरा क्वांटिटी है वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ प्रीति को vp और वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर को va, क्योंकि यहाँ एक्सेलेरेशन की कोई जिक्र नहीं है, यानी एक्सेलेरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे लोग। तो पहले केस में क्या हुआ कि x डिस्टेंस चला जा रहा है, तो x डिस्टेंस यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x हुआ, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, लेट रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू x, यानी x डिस्टेंस रिलेटिव वेलोसिटी से चलना है। अब किसको चलना है? प्रीति को चलना है, क्योंकि प्रीति पार कर रही है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा केस 1 में, केस 1 में, तो उस समय ध्यान दीजिएगा एस्केलेटर रुका हुआ है केस 1 में, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर 0 है पहले वाले केस में, ठीक है। तो मैं क्या करूं, एस, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर पहले निकाल लेता हूं, कितना आएगा, vp माइनस va। अब ध्यान दीजिए vp को vp रहने दिया, अब va 0 है, यानी vp माइनस 0 यानी vp, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर आ गया vp। तो कहा क्या जा रहा है कि इस वेलोसिटी से प्रीति ने ये x रिलेटिव डिस्टेंस को t1 समय में चला, तो s इज इक्वल टू ut, तो देखिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी vp हो गया और टाइम t1 हो गया। तो इससे मुझे t1 इज इक्वल टू मिल गया x बाई vp, ठीक है। अब केस 2 में कहा जा रहा है, केस 2 में, कि वह प्रीति रुकी हुई है लेकिन एस्केलेटर चल रहा है, तो फिर मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। इस केस में क्या होगा, vp माइनस va। अब प्रीति रुकी हुई है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रीति इस केस में 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 माइनस va, 0 माइनस va इक्वल टू माइनस va। तो रिलेटिव डिस्प्लेस वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर आ गया माइनस va, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अब फिर उतना ही दूरी चल रहा है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x है, x इक्वल टू वही क्या हो जाएगा, माइनस va इंटू t2, क्योंकि अब t2 समय लग रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे मिल गया t2 इक्वल टू माइनस x बाई va, यानी t1 t2 मिल गया। अब कह रहा है केस 3 में जब प्रीति भी चल रही है, एस्केलेटर भी चल रहा है, तो कितना समय लगेगा, यानी मैं मान लेता हूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो वही x होगा, तो x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर इंटू t, मैं मान लेता हूं t समय में पार किया। अब ध्यान दीजिए, तो t इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, x बाई vpa। इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा, चलिए मैं इसको यहां लिखता हूं। अब ध्यान दीजिए, t इक्वल टू x बाई vpa कितना होगा, vp माइनस va, vp माइनस va। तो यहां से ध्यान दीजिए, मैं vp माइनस va निकालना चाहता हूं, तो यहां से मैं vp निकाल लूं, सॉरी टाइम नहीं निकालता हूं, vp निकाल दूं तो x बाई t1, यहां से vp इक्वल टू x बाई t1। यहां हमको क्या चाहिए, vpa यानी vp माइनस va, vp माइनस va यानी x बाई t1 माइनस, अब ध्यान दीजिए यहां से मुझे चाहिए va, तो va इक्वल टू हो जाएगा, मैंने इस स्टेप को बेकार लिखा, va इक्वल टू हो जाएगा माइनस x बाई t2,
वी ए इज टू माइनस एक्स बाई टी टू। तो मैं यहाँ पे वी ए की जगह रख दूंगा माइनस एक्स बाई वी टू माइनस एक्स बाई टी टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, मैं मिटाऊंगा। चलिए, अब नोट कर चुके होंगे, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए, अब मुझे निकालना था ये टाइम कितना है, तो t इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x बाई, अब यहां से मैं x कॉमन लेता हूं, 1/t1 प्लस 1/t2, 1/t1 प्लस 1/t2, ये x x कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 बाई t1 t2, यानी t1 t2 बाई t1 प्लस t2। इस हिसाब से आंसर 3 जो है ऑप्शन t1 t2 बाई t1 प्लस t2 ये सही है। ये भी एक रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन था, इसको नोट करें, नीट 2017 का क्वेश्चन था। बच्चों, इसके बावजूद आपको कहीं प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, इसको नोट कर लें। चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूं। बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम लोग देख लेते हैं, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम टॉपिक पर। ए बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन जो है सीबीएसई एआईपीएमटी, अभी जो नीट होता है, पहले इसका नाम सीबीएसई एआईपीएमटी था और हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था। अभी नीट में क्या है, सारे स्टेट का कंबाइन कर दिया गया है। तो सेंट्रल का जो एग्जाम होता था, जो अभी नीट होता है, इसका नाम था सीबीएसई एआईपीएमटी, सीबीएसई ऑल इंडिया प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट। ठीक है, चलिए, तो सीबीएसई एआईपीएमटी का 2009 का क्वेश्चन है, ए बस इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे बस है, तो वेलोसिटी ऑफ बस ले लेता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड में ए स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक, एक बस आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, स्कूटर चलाने वाला जो पीछे से है वह उसको ओवरटेक करना चाहता है। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस, मतलब वो ओवरटेक करना चाहता है, यानी बस आगे है, स्कूटर वाला पीछे है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूं, स्कूटर और बस, इसका वेलोसिटी है बस का 10 मीटर पर सेकेंड, और एक स्कूटर वाला उसको ओवरटेक करना चाहता है। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अच्छा, ये कितने समय में बस को ओवरटेक करना चाहता है? 100 सेकेंड, यानी टाइम जो है 100 सेकेंड है। चलिए, वो मिला हुआ है। इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, यानी बस और स्कूटर के बीच 1 किलोमीटर का गैप है, 1 किलोमीटर, ठीक है, का गैप है, जिसको मैं मीटर में ले लूंगा तो 1000 मीटर हो जाएगा, यानी गैप भी मिल गया आपको फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। अच्छा, विथ व्हाट स्पीड शुड द इट्स स्कूटरिस्ट चेस द बस, यानी स्कूटर किस स्पीड से चले कि बस को ओवरटेक कर जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम, तो स्कूटर बस को ओवरटेक करना चाहता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर, ध्यान दीजिएगा, शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस
प्लस गैप, गैप कितना है, गैप पहले लिखता हूं मैं। अब ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस क्या होगा, s इक्वल टू ut, वेलोसिटी ऑफ बस क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, 10, टाइम कितना है 100 सेकेंड मिला हुआ है क्योंकि 100 सेकेंड में ओवरटेक करना है, प्लस गैप कितना है 1000 मीटर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर लिखना है, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर नहीं पता है लेकिन टाइम तो पता है 100 सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर को मान लेते हैं vc इंटू 100 इक्वल टू हो गया 1000 प्लस 1000 2000। अब ध्यान दीजिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। यानी अगर स्कूटर पकड़ना चाहता है 100 सेकेंड में किसको, बस को, तो उसे 20 मीटर पर सेकेंड से चलना पड़ेगा। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। मेडिकल का क्वेश्चन था जिसको आज नीट कहते हैं, वो पहले नाम था CBSE AIPMT। बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस चाहिए आपको, आप क्वेश्चन बना जाएंगे आसानी से। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम हो तो आप आइए स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और रिलेटिव मोशन के लेक्चर वीडियो को देखिए, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। बच्चों एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से, यह CBSE AIPMT 2010 में पूछा गया था, यानी ऑल इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन जो था उसमें 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस इस तरह से हैं, $75 मीटर पर सेकेंड, 55, 40, and 60 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, इसकी हाइट मुझे पता नहीं है। यहां से एक बॉल को गिराया गया, तो जब उसे गिराया गया उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ। ठीक है, चलिए फ्रॉम रेस्ट ड्रॉप हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, मतलब एक बॉल को गिराया गया, उसके 6 सेकेंड बाद एक बॉल को फेंका गया, तो फेंका गया तो कुछ वेलोसिटी से फेंका गया होगा डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ ए स्पीड ऑफ v। तो मैं मान लेता हूं ये हाई राइज प्लेटफॉर्म से एक गिरा दिया गया और जब बॉल इधर आ गया 6 सेकेंड पार कर गया। ध्यान दीजिएगा ये 6 सेकेंड चल चुका, अब दूसरा बॉल फेंका जा रहा है, इसका वेलोसिटी 0 था, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v है। ठीक है, इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी u मान लेता हूँ, जाइए अलग अलग देते हैं। तो इसका वेलोसिटी 0 था, इसका वेलोसिटी u है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो ऐसे लिख दूँ सबसे अच्छा u1 और u2। ठीक है, और इसके 6 सेकेंड बाद इसको फेंका गया और ये दोनों मिल कब रहा है 18 सेकेंड में, डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विथ ए स्पीड v। द टू बॉल मीट एट 18 सेकेंड, यानी दोनों बॉल कितने सेकेंड में मिल रहा है 18 सेकेंड पे। तो याद कीजिए दोनों बॉल 18 सेकेंड पे, टाइम चालू हो चुका है, ये 6 सेकेंड चल चुका है,
तो अब इसको भी 18 सेकंड में मिल जाना है, इसका मतलब ये 12 ही सेकंड चला, क्योंकि उसके 6 सेकंड बाद ये शुरू हुआ। यानी जब टाइम 18 सेकंड हो रहा है, इसके लिए टाइम 18 सेकंड हुआ और इसके लिए टाइम हुआ 12 सेकंड। क्लियर? इसने 12 सेकंड ही ट्रेवल किया पकड़ने के लिए। तो मैं मान लेता हूं इसको ए, इसको बी। तो यहां क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तभी तो पकड़ेगा। और गैप मैं नहीं लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एक जगह से ही फेंका गया कुछ समय के बाद, तो या तो आप गैप निकाल के यूज कीजिए, दोनों एक ही बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अगर गैप में लेना चाहूंगा तो ए का 6 सेकंड का गैप लूंगा। जब ओवरटेक होता है यानी दोनों एक जगह पे आ चुका होता है, तो ऐसे बराबर एस बी हो जाना चाहिए। तो एस बी कितना होगा, एस बी यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो बी का वेलोसिटी कितना है, भी टाइम कितना है 12, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये वी डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव भी, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी नीचे की तरफ, और टी स्क्वायर, टी यानी 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था उसका, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का वेलोसिटी होगा 18 सेकेंड, तो 18 स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए, माइनस 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 कॉमन लेंगे, सारा प्लस हो जाएगा, यानी 12 भी माइनस 5, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो गया, और ये भी 5 इंटू 18 स्क्वायर। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेगा इधर 12 भी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 5 कॉमन आ जाएगा, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, 18 माइनस 12 हो जाएगा 6। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 इंटू 6/12, तो 6 2 जा 12, 2 15 जा 30, तो 15 5 जा 75, यानी 75 मीटर में ओवरटेक कर जाएगा। 75 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चलने पर ही वह ओवरटेक करेगा, कौन, बी। यानी ये आपका जो 75 मीटर पर सेकेंड है, ये आंसर राइट होगा। क्लियर? ठीक है, इसको लिखिए, नोट कीजिए, ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन था। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन के लिए अलग से सीरीज करेंगे, जिसमें अलग से क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स का। आप लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल लेक्चर 1, न्यूमेरिकल लेक्चर 2, न्यूमेरिकल लेक्चर 3 करके बहुत सारा ऐसा हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप लोग देखते चाहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इसके बावजूद कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और कौन से चैप्टर का हम लोग वीडियो बनाएं। लगातार बना ही रहे हैं, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं बना पाता हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। आप भी अपने क्वेरी को लिखिए कि मैं और क्या आपको सॉल्व करके दूं, क्या बताऊं। ठीक है।